उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद थे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद, जिसमें से हम लोगों ने कल तत्सम पढ़ा था। तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशज, और एक शब्द है संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं? यहां तक तो कल हम लोगों ने देख लिया था। अब थोड़ा संकर शब्द पे अध्ययन करते हैं आज। संकर का मतलब होता है कि मिलावट। जब कोई दो विभिन्न वस्तुएं या दो विभिन्न भाषाएं मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करती हैं, मतलब जब दो भाषाओं से मिलकर, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, वो संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए, इसमें लिख सकते हो, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर मिलकर बने नए शब्द, बने नए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब दो भाषाओं से मिलकर कैसे शब्द नए बनते हैं? जैसे कि समझ लीजिए, लिखा हो टिकट घर, टिकट घर। अब देखिए साथियों, टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और घर है हिंदी भाषा का। तो एनर्जी आनी चाहिए। टिकट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो साथियों, बन गया ये टिकट घर। तो यहां पर ये दो भाषाओं से मिलकर ये शब्द बन रहा है। इसी में देखते हैं आता लाठी चार्ज। लाठी शब्द है कैसा है? लाठी शब्द है देशज, जो कल लिखाया था देशज शब्दों में। लाठी चार्ज, और चार शब्द है अंग्रेजी। तो ये दो भाषाओं से शब्द मिलकर बना है, ये शब्द हो जाएगा संकर। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी भाषा का, गाड़ी हिंदी भाषा का, बन गया संकर ध्वनि। तहसीलदार, तहसीलदार। और देखो साथियों, तहसील किस भाषा का शब्द है? जरा बताएंगे, कमेंट्स में बताइए, तहसील किस भाषा का शब्द है? जैसा कि कल बताया था, बताओ बताओ, तहसील किस भाषा का शब्द है? अरे कमेंट्स में कुछ तो बता दो। अरब के एक जिले में एक तहसील थी, उसमें एक अजीब आदमी रहता था। कल एक स्टोरी बताई थी, याद आ रहा कुछ? हाँ, वेरी गुड। चलो, संतोष जी ने बताया है अरबी भाषा का, बिल्कुल सही है। तहसील अरबी भाषा का शब्द है और दार फारसी भाषा का शब्द है, तो बन गया तहसीलदार। तो ये दो भाषाओं से शब्द मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया। जैसे हो गया डबल रोटी, डबल रोटी। अब बताओ, डबल, डबल शब्द आता है अंग्रेजी का और रोटी आता है हिंदी का, बन गया ये संकर शब्द। ठीक है। पानदान, पानदान, पानदान। इनको अब लिखते भी जाइए संकर शब्द, पानदान। ठीक है। रिक्शा वाला,
रिक्शा वाला, रिक्शा वाला लिख लीजिए। रिक्शा वाला, रिक्शा जापानी शब्द है। अखबार, अखबार वाला, अखबार वाला। पंचायतनामा, पंचायतनामा, पंचायतनामा। मशीनीकरण, मशीनीकरण। तो देखिए साथियों, कि इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं, ये दो भाषाओं से शब्द मिलते हैं। दो भाषाओं के शब्दों से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ये जो जिनके पास बॉटनी का सब्जेक्ट या आपके आपके ही सब्जेक्ट में होगा, जो मेंडले का सिद्धांत पढ़ा होगा, उसमें जैसे दो मटर की फलियों को, छोटी मटर और बड़ी मटर मिला के एक नए मटर का निर्माण किया था मेंडले ने। तो उसमें वही संकर शब्द जिसे हाइब्रिड कहते हैं। तो एक अंग्रेजी का ले लिया, एक हिंदी का ले लिया, या एक अरबी का ले लिया, एक हिंदी का ले लिया, दोनों शब्द से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे बंदरगाह, बंदर हिंदी का है, तद्भव शब्द है, और गाह फारसी शब्द है, बन गया बंदरगाह। तो ये जो दो भाषाओं से, अब इसमें किसी को अगर डाउट हो साथी हो, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना कि संकर शब्द में कोई समस्या हो। अच्छा, एक चीज और दे समझ लीजिए आप, कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर मुख्य भेद, तो ये देखो साथियों, ये चार ही होते हैं, ये मुख्य भेद चार होते हैं। संकर शब्द का जो निर्माण हो रहा है, इन चार में से ही आ रहा है। संकर शब्द का जो निर्माण हो रहा है, इन चार में से ही आ रहा है। और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन्हीं शब्दों में से मिलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से चार वेद होते हैं, और कुल हम पांच का अध्ययन करते हैं। जब प्रश्न कभी भी पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने वेद होंगे, उस में आपको आंसर चार करना है। अब साथियों, इसी क्रम में जो हमने परसों की क्लास में आपको एक चार्ट बनाया था, अर्थ के आधार, ये रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अब उसी क्रम में हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। आप लोग अपना पेन और पेपर साथ में रखिएगा, नोट भी करते जाइएगा साथ में। अगर पेन चलता रहेगा तो एकाग्रता बनी रहेगी, वीडियो देखते देखते खो जाओगे कहीं ना कहीं, तब तक पता लगा कि मैसेज का रिप्लाई देने लगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अब देखो, जिसमें एक आता है आपका पर्यायवाची, जिसे समानार्थी भी कहते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची। इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, मतलब समान अर्थ होते हैं। तो इसमें तो हम लोग विशेष रूप से भी इसका एक एक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा है। एक विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम मतलब विपरीत, जो विपरीत अर्थ वाले शब्द हों, इसको भी आपने बहुत अध्ययन किया भी होगा, और हम लोग भी इसको आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तीसरा भेद इसमें होता है एक अर्थक शब्द, एक अर्थक शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, जिसका कोई दूसरा अर्थ ही ना आता हो, केवल एक अर्थ आता हो, वो साथियों वो शब्द कहलाते हैं एक अर्थक। ठीक है, अब बोले कि कैसे एक अर्थक शब्द होते हैं, तो देख लो भाई एक अर्थक कैसे है। कि जैसे आपका हो गया हाथ, ठीक है, जल, रोटी,
रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी शब्द कैसे शब्द हैं? ये एक अर्थक शब्द हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता। एक होता है अनेकार्थक, अनेकार्थक शब्द। तो साथियों, अनेकार्थक शब्द किस प्रकार के होते हैं, इससे तो आप परिचित होंगे ही। जिसमें एक शब्द होता है और उसके वहां पर अनेक अर्थ निकलते हो। एक शब्द होगा, उसके अनेक अर्थ आएंगे। जैसे कि देखेंगे आप कि पत्र लिखा हो, पत्र। अब पत्र का अर्थ एक होता है पत्ता, पत्र का अर्थ होता है एक पत्ता, और पत्र का एक अर्थ होता है चिट्ठी, चिट्ठी। पत्र का अर्थ होता है पत्ता, एक का होता है चिट्ठी। जैसे अज, अज का एक अर्थ होता है बकरा, और एक अर्थ होता है अज का ब्रह्मा, और एक अज होता है दशरथ के पिता। दशरथ के जो पिता थे उनको भी अज कहा गया, उनका भी नाम अज था। जैसे हरि, हरि का एक रूप बंदर भी होता है, और हरि को विष्णु भी कहा जाता है, हरि को विष्णु भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से अनेकार्थक शब्द, मतलब एक शब्द होगा उसके एक से अधिक अर्थ होंगे। जैसे कनक, कनक का एक अर्थ धतूरा भी होता है, और एक अर्थ उसका सोना भी होता है। कनक का अर्थ आटा भी होता है। तो एक शब्द से, एक शब्द के ही अनेक अर्थ हों, वो कहलाएंगे अनेकार्थी शब्द। इन सभी पर विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को समझना है, कौन कौन से होते हैं। अब अगला इसमें आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, तो साथियों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है सुनने में, अच्छा तो मेरा क्यों कनेक्ट हो रहा है, अच्छा देखिए शब्द और पुर्तगाली फारसी, इटली नहीं, अच्छा जो पुर्तगाली है, फारसी है, और ये बेटा आपके अभी तुर्की है, जापानी है, इन शब्दों को हम एक थोड़ा एक समय के अंतराल पर एक ही शब्दकोश बताएंगे आपको। जैसे अभी कल आपको अरबी भाषा की बता दी थी, अब आपको अगले सप्ताह में आपको फारसी भाषा की स्टोरी मिलेगी, फिर आपको तुर्की की स्टोरी मिल जाएगी। क्योंकि अगर एक साथ लगातार एक सप्ताह में ही सारी शब्दकोश को अगर पढ़ेंगे आप एक साथ, तो भूलने के चांस ज्यादा होते हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। तो थोड़ा समय का अंतराल करना है कि जैसे अरबी का आप तैयार कर लीजिए सप्ताह में, अगले सप्ताह में फारसी का कर लेंगे, फिर तुर्की का कर लेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। थोड़ा समय बीच में होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा इसे छोड़ दिया गया अभी। ठीक है, अब देखो श्रुति समय भिन्नार्थक शब्द, मतलब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब होता है सुनने में समान और अर्थ में भिन्न। श्रुति सम भिन्नार्थक, सुनने में समान होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। शब्द भी दो होंगे, दोनों लेखन भी अलग प्रकार से होगा, उच्चारण भी अलग प्रकार से होता है ध्वनि का, लेकिन उसका उच्चारण ध्वनि की मिलता जुलता होता है। देखो कैसे, जैसे आपका लिखा हो अनल, लिखा हो अनल, और एक लिखा है अनिल, तो एक लिखा है अनल और एक लिखा है अनिल। अनल शब्द का अर्थ होता है आग,
और अनिल शब्द का अर्थ होता है वायु। अनल और अनिल उच्चारण भी अलग प्रकार से होगा, लेकिन इनकी ध्वनि कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। जैसे साथियों देखेंगे और उदाहरण देखते हैं, अवधि और ये लिखा है अवधि। तो अवधि का होता है एक समय, अवधि होगा एक समय, और अवधि होती है एक बोली। अवधि एक होगी बोली और एक अवधि होता है समय। तो ये कहीं ना कहीं सुनने में समान लगते हैं। तो थोड़ा सा कुछ शब्दों को हम और भी देख लेते हैं। देखिए कौन कौन शब्द हो सकते हैं। जैसे शब्द आता है एक आपका निर्जर, निर्जर, और एक शब्द आ गया निर्झर, एक शब्द आ गया निर्झर। अब निर्जर और निर्झर में सुनने में समान लग रहे हैं, इनका अर्थ क्या होगा? तो देखो साथियों, निर्जर का मतलब होता है यहां पर देवता। निर्जर का अर्थ होता है देवता, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। निर्जर का अर्थ होता है देवता और निर्झर का अर्थ होता है झरना। जैसे एक शब्द आता है इंद्रा और एक शब्द आता है इंदिरा, इंदिरा। इंदिरा, तो इंदिरा और इंदिरा सुनने में देखो समान लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। जब श्रुति सम भिन्नार्थक सुनने में समान है और अर्थ में भिन्न है, तो साथियों देखो जैसे ये आपका एक इंदिरा आता है, ये देवराज इंद्र की पत्नी जिसका नाम सची था उसको इंदिरा कहा जाता था। इंद्र की पत्नी इंदिरा, ये इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। और ये साथी जो इंदिरा है ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। तो ये दोनों में फर्क है, लेकिन सुनने में समान लग रहे हैं और अर्थ में भिन्न आ रहा है। ठीक है, तो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं अच्छे से। तरली, तरली, एक से आता है तरली, 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 तरली शब्द बताइए, तरली शब्द का अर्थ। थोड़े बहुत कमेंट्स बॉक्स में भी आप थोड़े बहुत हाँ एक्टिव रहिए। ये इसमें क्या हुआ, इसे देखना। तरणी का अर्थ होता है नाव, तरणी का अर्थ होता है नाव। और साथियों तरणी का अर्थ होता है सूर्य का पर्यायवाची है। ये तरणी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। जैसे एक शब्द आता है आपका करीश, और एक शब्द आता है आपका करीश। करीश। तो अब आप बताइए इस करीश में और इस करीश में कुछ तो फर्क होगा। कमेंट्स में इसके आंसर बताइए आप। करीस और करीस, देखिए जो शब्द बता रहे हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं और अधिकांश आगे भी उम्मीद यही है कि पूछे जाएंगे। मस्तिष्क, अरे भाई करीस का अर्थ मस्तिष्क नहीं होता राजवीर सिंह जी, ये शब्द है करीस, करीस। काफी लोग लाइव क्लास ले रहे हैं, लेकिन आप इसका कुछ लोग तो आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। करीस, करीस। कोई बताएगा? नहीं बताएगा कोई, इतना समय नहीं लगता बताने के लिए।
जिसको आता है वो बता दिया होता है। देखो, ये जो करीस होता है, ये करी धन ईश, ये मतलब होता है, करी का हाथ मतलब होता है हाथी, और ईश का मतलब होता है राजा। हाथियों का राजा मतलब गजराज। गजराज को कहा जाता है करीस, गजराज। और ये होता है करी धन, सॉरी, हाँ, ये करी धन ईश, करीश। और ये करीस होता है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो पढ़ना, वैदिक कालीन समय में ये सूखे गोबर को करीस कहा गया, यानी सूखे गोबर की खाद, सूखा गोबर की खाद, ये होता है करीश, सूखा गोबर। तो साथियों देखो, दोनों शब्द सुनने में समान लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भी भिन्न है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बिल्कुल अभी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, परेशान ना हो आप। और फिर भी समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द इस करीस और करीस का सही अर्थ है, और ये दोनों के अर्थ अलग अलग ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, चलो और बताएंगे आप, दो चार थोड़ा प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है सूर, और एक होता है शूर। एक होता है सूर, एक होता है शूर। बताइए। सूर और एक होता है शूर। क्या बात है भाई, आंसर नहीं कर पा रहे हो। हम ही बता देते हैं। सूर का एक अर्थ होता है अंधा। तो अंधा व्यक्ति क्या होता है, अंधा व्यक्ति। और ये सूर होता है वीर, वीर को सूर कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, ये कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में समान और अर्थ में भिन्न हो, ये कहलाएंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो अब इसी में अगला जो क्रम है, वो आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसको आपने एकेडमी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ऐसे हम ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हाँ कुछ लोग अब कमेंट्स कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब पूरे वाक्य के लिए एक शब्द का। तो देखो, आज जो थोड़ा बहुत बता रहे हैं, केवल आज ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं, उनका परिचय करा रहे हैं, एक तरीके से ये समझिए। ना तो अभी आपके सुसम भिन्नार्थक पूरे हुए हैं, ना अभी आपके तत्सम वो पूरे हुए हैं, ना अभी विदेशक पूरे हुए हैं। अब बोले पूरे नहीं हुए तो बता कहा रहे हो। ये केवल अर्थ के ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, बस यही परिचय अभी करा। इसके अलावा ये एक एक शब्द का ये बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा मैटर होगा इसमें, आपको इसमें अच्छी से तैयारी कराई जाएगी, और आपको भी इस पे अच्छी मेहनत करनी है। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद थे, ये 6 भेद हैं। कौन कौन से, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, शुद्ध शब्द, भिन्नार्थक, और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब पूरा वाक्य होगा, एक वाक्य का एक अंश होगा, या कुछ अधिक शब्दों के लिए एक शब्द। कैसे होते हैं जरा देख लेते हैं इसको भी, कैसे कहा जाए। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरा रिप्लाई जरूर करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, जरूर रिप्लाई करिएगा, तैयार रहिए आंसर देने के लिए। और ऐसा हम ये देखते हैं कि आप दो चार लोग हैं वही रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग तो एकदम वीडियो देखेंगे, एंजॉय कर रहे हैं, या कुछ साथ में कुछ और भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, इसलिए कमेंट्स मंगवाते हैं कि आप पता भी लगे आप भी थोड़ा एक्टिव है या नहीं है। ठीक, देखिए
पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा बताइए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? बताओ, करो रिप्लाई जल्दी जल्दी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर। अरे बेटा, ये रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पूर्वोत्तर नहीं चलेगा? यहाँ कुछ तो खास होगा। एहसान, परमजीत जी आपकी टाइपिंग गड़बड़ हो गई, लेकिन आपका आंसर सही है। संतोष जी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ, परमजीत जी का भी सही था, हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं टाइपिंग। हाँ, और इसी में देखिए, और देखिए, दक्षिण और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा बताइए। संतोष जी का आगे नहीं आ गया, और किसी का आ रहा है? पूर्व और, सॉरी, हाँ दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, उत्तर के बीच की दिशा। ठीक है, तो अब आप बताइए कमेंट्स में। हाँ, बिल्कुल अंशुल वर्मा जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, और बाकी लोग रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो। चलो, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग एक्टिव रहते हैं और अच्छे जवाब भी देते हैं। परमजीत जी हैं, दिलीप जी हैं, शेखर गंगवार हैं, अंशुल वर्मा हैं, और मनोज जी, सिंपी मिश्रा आप। हाँ, ये काफी एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखने में टाइम लगता है, आप पूरा ना लिखिए अंशुल जी, आप उसका थोड़ा सा आंसर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ, अब देखो एक बार और समझ लीजिए आप लोग, जिन लोगों ने भी ध्यान दिया है। देखो कि जैसे ये है चार दिशाएं, और ये आपकी दिशा जो आती है, ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण, और ये होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, इसको साथियों कहते हैं ईशान, इसको कहते हैं ईशान। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, ये कहलाती है आग्नेय। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा, ये होती है नैऋत्य, नैऋत्य। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, ये होती है वायव्य। तो साथियों एक बार आप इसको देख लीजिए, कुछ लोगों ने वर्तनी के हिसाब से भी ये सही लिखा हुआ है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। कोई बात नहीं अंशु जी, लेट हो जाते, कोई बात नहीं, आप इतना कर रहे हो वही बहुत है। अब देखिए, तो यहां पर पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या हुई? ईशान हो गई। क्या है? ईशान। दक्षिण और पूर्व के दिशा क्या हो गई? आग्नेय। और दक्षिण और पश्चिम के बीच दिशा क्या हो गई?
नैऋत्य और ये हो गई वायव्य, ये हो गई वायव्य। तो साथियों इसी प्रकार से वाक्य मतलब पूरे वाक्य के लिए एक शब्द आपको आंसर देना है। तो अगर आप लोग सहमत हो तो कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर ली जाए इसकी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, आप लोगों के सभी सही थे। अरे राजवीर जी, आपने कमेंट सबसे पहले ही दिया था, मैंने देखा था आपका, बताया था आपकी टाइपिंग गलत हो गई लेकिन आपका आंसर सही था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ठीक है। हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस की और कर लिया है कुछ शब्दों की। तो चलो आंसर देने के लिए तैयार रहना। ठीक है। जिसके पेट पर रस्सी बांध दी गई हो। जिसके पेट पर रस्सी बांध दी गई हो। हाँ आगे। आधी रात का समय। ये हाँ, इस पे नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट्स करते जाइए। सिक्के ढालने का स्थान। हाँ बुरे उद्देश्य से, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। अर्धरात्रि है। आधी रात का समय अर्धरात्रि है। इतना सरल होता तो हम लिखते यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कि हम इतना समय लिख के यहाँ लिखते? कुछ तो खास होगा। और लगाओ दिमाग, थोड़ा प्रयोग करो। हाँ जिसके पुत्र और पति ना हो। के पुत्र और पति ना हो। और इसमें ये येलो वाला खास तौर पर ध्यान देना, जिसका पति ना हो। जिसका पति ना हो। चलो पहले इतने आंसर करो। चलो थोड़ी सी बस, हाँ जिसका पति ना हो। इसका पति ना हो विधवा। बेटा जिसका पति मर गया हो वो कहलाती है विधवा। बात यहां पर हो रही है जिसका पति ही ना हो। हाँ देखिए, देखिए एक बार, जिसके पेट पर रस्सी बांध दी गई हो, ये दामोदर आप लोगों ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया है। कुछ लोग बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हैं। आधी रात का समय, देखिए मध्य रात्रि या अर्धरात्रि, इसका अर्थ जो होता है वो निशीथ ही होता है, बिल्कुल सही है निशीथ का, लेकिन ऑप्शन में निशीथ भी मिलता है। ठीक है, तो ये तैयार रखिएगा निशीथ। सिक्के ढालने का स्थान टकसाल होता है।
और इसका टकसाल तद्भव रूप है और टंकसाल तत्सम रूप है। टकसाल तद्भव है, टंकसाल तत्सम है, तो इसे कहेंगे टंकसाल। टंकसाल। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, मतलब बुरे उद्देश्य से जो मंत्रणा की जाती है, जो मीटिंग होती है, ठीक है, तो दुरभिसंधि, ये हो जाएगी दुरभिसंधि। और जिसके पुत्र और पति ना हो, जिसके पुत्र और पति ना हो, ये होते हैं अवीरा। और जिसके पुत्र और पति हो वो होते हैं पुरंधरी। और जिसका पति ना हो, जिसका पति ना हो, ध्यान से देखना, जिसका पति ना हो, ये बनाओ आ और लिख दो पति, ये हो जाएगा अपति। यही होगा सही, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल अंशुल वर्मा जी। तो इसी प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें आप, हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द का, हाँ बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, जिसे स्त्री के, सॉरी, जिसकी पत्नी साथ ना हो, जिसकी पत्नी साथ ना हो, बताएं क्या हो जाएगा। जिसकी पत्नी साथ ना हो, जिसकी पत्नी साथ ना हो, बताएं, तो ये हो जाएगा विपत्नी, ये हो जाएगा विपत्नी, ठीक है। चलो वाक्यांश के लिए शब्द हम लोग आगे भी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ये यहां पर आपने समझ लिया होगा कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। अब इसी क्रम में हम लोगों ने चार्ट में देखो क्या दिखाया था, चार्ट बनाया था एक, उसमें जो पिछली क्लास में है कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और ऐसे कह सकते हो कि विकार के आधार पर भी कह सकते हो, विकार के आधार पर भी, व्याकरण के आधार पर भी, विकार के, विकार मतलब होता परिवर्तन, परिवर्तन के आधार पर शब्दों के भेद। तो विकार या परिवर्तन के आधार, मतलब विकार या व्याकरण प्रकार के, व्याकरण प्रकार के आधार पर जो शब्दों के भेद कह सकते हो, शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। एक तो होते हैं विकारी, एक होते हैं विकारी, और साथियों एक होते हैं अविकारी। एक होते हैं विकारी और एक होते हैं अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का जो अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन। तो विकारी शब्द वो क्या शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके। लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर, लिंग वचन काल कारक के आधार पर शब्दों में परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके,
वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन काल कारक के आधार पर। अब ये इसमें विकारी शब्द होते कितने प्रकार के? तो साथियों, विकारी शब्द के जो कुल भेद हैं वो भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। भेद होते हैं चार। इसमें एक होता है संज्ञा, एक होगा सर्वनाम, और विशेषण, और एक क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये विकार के आधार पर यहाँ पर चार भेद होते हैं। मतलब विकार के आधार पर दो भेद हुए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और विकारी शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। और ये चार प्रकार के जो शब्द हैं इनमें परिवर्तन संभव है। किस आधार पे? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन संभव है। बहुत कम शब्द लिखे हैं वाक्यांश। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा बस केवल परिचय कराया था, बाकी शब्दों की प्रैक्टिस तो अब चलती ही रहेगी। बीच बीच में कभी विलोम शब्द करवा देंगे, कभी पर्यायवाची करा देंगे, कभी विदेशा शब्द करवाएंगे, कभी वाक्यांश के लिए शब्द करवाएंगे। तो ये जो टॉपिक है शब्दकोश कोई एक दिन में तैयार नहीं हो सकते हैं। ये तो कभी सबका परिचय चल रहा था अभी, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी है परमजीत जी, इसलिए आप तैयार रहिए। शब्दों की प्रैक्टिस तो चलती ही रहेगी, रेगुलर रूप से चलेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी के शब्द होते हैं चार, और इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब बोले परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो देखो, संज्ञा शब्द हो, अब संज्ञा शब्द में जिसे मान लो लिखा हो लड़का, तो लड़का का क्या बनेगा? लड़की। लड़की बन जाएगा। इसका बहुवचन करेंगे, बन जाएगा लड़के। ठीक है, लड़के। तो ये संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द अगर आता है तो उसमें परिवर्तन थोड़ा संभव होता है। अब देखो, जैसे सर्वनाम शब्द में देखते हैं, जैसे वह, तो बन गया वे। मैं, मैं, मेरा, मैं, मेरा, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुझसे, तुमको, तुमने, तेरे लिए, इस प्रकार के, उसने, उसका, उससे, आपने। तो ये शब्दों का परिवर्तन संभव है यहां पर। या तो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, काल या कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। तो देखो, ये तो कारक के आधार पर ही परिवर्तन हो जाते हैं, ये भी वचन के आधार पर। अब विशेषण में भी देखते हैं। विशेषण में जैसे मोटा है, मोटा, मोटी, मोटे, काला, काली, और काले। तो ये विशेषण शब्द है, इनमें परिवर्तन हो जाता है, और जिसमें परिवर्तन संभव हो वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। अब देखो क्रिया, क्रिया में से लिखा हो आता है, आती है, आएंगे, आए थे,
तो ये आना शब्द में देख रहे हो, गया था, जा रहा है, जाएगा, तो ये काल के आधार पर भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो लिंग वचन काल कारक के आधार पर इसका परिवर्तन हो सके वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं साथियों। और विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अब आपका व्याकरण में यही वाले टॉपिक प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, अब विकार, यहाँ पे देखिए 2 भेद थे, विकारी और अविकारी। तो विकारी तो समझ में आपको आ गया होगा। अब अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जरा इनको भी एक बार देख लेते हैं। अविकारी शब्द क्या है, जिनका परिवर्तन ना हो सके। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अविकारी का मतलब होगा कि लिंग वचन काल कारक के आधार पर, लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन ना किया जा सके, परिवर्तन ना किया जा सके। लिंग वचन काल कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन ही ना हो, चाहे पुल्लिंग के लिए, चाहे स्त्रीलिंग के लिए, चाहे एक वचन के लिए, चाहे बहुवचन के लिए, चाहे किसी भी काल के आधार पर, चाहे किसी कारक के आधार पर हो जाए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो शब्द कहलाते हैं अविकारी। और इनको ही कहते हैं अव्यय। इनमें कोई व्यय ना हो, मतलब जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, वो कहलाते हैं अव्यय या अविकारी भी कहा जाता है। तो साथियों इनके भेद भी मुख्य रूप से 4 ही होते हैं। इनके भेद भी 4 भेद होते हैं अविकारी के। इसमें देखो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद होते हैं अधिकारी के। क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हो, जो क्रिया की विशेषता बताते हो। विशेषण शब्द ही होते हैं विशेषता बताने वाले। जो विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे चल दिया, वह धीरे धीरे चल दिया। अब चलने की विशेषता बताई जा रही है, वह धीरे धीरे चल दी, वे धीरे धीरे चल दिए। तो चाहे वह के लिए हो, चाहे वे के लिए हो, चाहे पुल्लिंग के लिए हो, चाहे स्त्रीलिंग के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिखा हो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसमें कोई तेज, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। हाँ बिल्कुल, सिर परिचय होगा। ठीक, अभी बताते हैं परमजीत जी। संबंध बोधक, संबंध बोधक में वह वाक्य होते हैं, वह शब्द होते हैं जो एक वाक्य में एक से अधिक शब्दों के बीच में संबंध दर्शाते हैं। एक से अधिक शब्दों के बीच में संबंध दर्शाते हो, वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे राम के साथ श्याम जाएगा, राम के साथ श्याम जाएगा।
तो साथियों ये के साथ हो गया। तो जो के साथ लग गया, अब इसमें चाहे कहा जाए कि सीता के साथ राधा जाएगी, सीता के साथ राम जाएंगे, राम के साथ मोहन जाएंगे, तो किसी भी परिस्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसमें जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे? के साथ, के बाद, ठीक है। तो जब संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जब दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करें, ठीक है। मुझे घर जाना था परंतु जा ना सका, मुझे घर तो जाना था परंतु जा ना सका, बारिश हो रही थी इसलिए आज देर हो गई, बारिश हो रही थी इसलिए आज देर हो गई, परंतु इसलिए और, वह घर गया और किताब ले आया। तो और शब्द में वह घर गई और किताब ले आई, तो वह चाहे पुल्लिंग के लिए चाहे स्त्रीलिंग के लिए चाहे एक वचन या कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सबके लिए सदप्रयोग होते हैं। अब विस्मयादि बोधक में देख लीजिए, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, जैसे अरे, अरे, हे, या किसी को घृणा से देखते हैं, छी, ओ, ओ, वाह। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी के लिए भी परिवर्तन नहीं, ये सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो साथियों एक बार देख लीजिए, ये हो गए आपके अविकारी शब्द। एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब यही टॉपिक प्रारंभ होने वाले हैं आपके व्याकरण में। अभी तक परिचय ही चल रहा था। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर या विकार के आधार पर शब्दों के भेद दो होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी शब्द उसे कहते हैं इसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन न किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, वो होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। और इसके भेद होते हैं चार, इसके भेद होते हैं चार। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? इसमें लिंग वचन काल कारक के आधार परिवर्तन ना किया जा सके, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही इनके भेद भी मुख्य रूप से चार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। तो अगली क्लास में साथियों हम लोग इन्हीं टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब तो अगली क्लास हमारी संज्ञा शब्द की होगी, संज्ञा होगी, उसके बाद लिंग वचन कारक की होगी, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, क्योंकि सर्वनाम के पढ़ते समय हमें कारक की भी आवश्यकता होती है, लिंग वचन को समझने की भी जरूरत पड़ती है कि किस वचन में किस में, ठीक है। इसलिए इसके पहले हमें लिंग वचन कारक को पढ़ना अनिवार्य होता है। तो यही अब हमारे टॉपिक होंगे, संज्ञा, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया काल, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साथियों आज की क्लास में कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो।